हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो यू ऑलरेडी सीन द टॉपिक एंड यू ऑलरेडी रियलाइज कि क्या बातचीत आज होने वाली है। सो मैं ये चीज आपको बोलूंगा, द स्टेप्स दैट आई वांट टू रिकमेंड आर गोइंग टू बी वेरी एक्शनेबल स्टेप्स, एंड वंस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द बेसिक्स वी विल बी सॉल्विंग अ philosophy passage today, and in that philosophy passage you can see my thought process and how I choose the answers. So these are very actionable steps, very to the point, very crisp, very specific, जो आप यूज कर सकते हो, है ना। और वो फिलोसफी का पैसेज जो है उसमें मैं आपको वो चीज अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। सो जस्ट बी विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो पहला क्वेश्चन यार ये आता है कि ये जो टफ आर्सीज है टफ है क्यों। ओके, एंड दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ चीजें ना हमें क्यों टफ लगती है, क्योंकि ना वो चीजें ना हमने कभी जिंदगी में एनकाउंटर नहीं की होती। सो एक तो यार देखो, माइंड से ना वो चीज निकाल दो कि तुमने अगर रीडिंग नहीं की तो भी तुम्हें पैसेज समझ में आ जाएगा। अब यार यहाँ पे एक मैं चीज थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। सम ऑफ यू मे कैन एक्चुअली डू रीडिंग इवन थ्रू प्रैक्टिस ऑफ आरसीज, दो दैट इज डिफिकल्ट बट दैट इज पॉसिबल। बट सिर्फ आरसीज को एज अ रीडिंग सोर्स पे रिलाय मत करो, क्योंकि आरसीज होते हैं बड़े छोटे और उसके साथ आपका कनेक्शन बन नहीं पाता। सो व्हेन यू लुक एट टॉपिक्स दैट आर रियली डेंस, विच आर रियली एब्स्ट्रैक्ट, ओके, यू नीड टू रियली थिंक ऑन दोज लाइन्स जहाँ पे आपके पास अगर बैकग्राउंड नॉलेज बिल्कुल जीरो है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, एंड लाइक है ना, एंड देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैक्सिमम बच्चा जो रीडिंग नहीं करता है ना, रीडिंग मतलब जैसे आई थिंक यू हैव ऑलरेडी सीन माय सेशंस ऑन योर एसेज एंड लाइक इन द आर्टिकल रीडिंग। So anyone who is not into reading lacks that like that sort of concentration that is required for you to sustain reading something that is heavy. Okay, तो यार वो जो आपका फोकस है ना उसका कभी उतना लेवल बिल्डअप ही नहीं हो पाता कि आप रियल कैट में एक हेवी आरसी को हैंडल कर पाओ, है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, मैंने आपको एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं दिया, उसके अंदर मैंने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स वुड अग्री विद द पैसेज एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स विल अग्री विद द एजेंडा ऑफ द ऑथर एक्सेप्ट। अब यार इसको मुझे तो पूरा डिकोड करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू कैन अचीव दैट प्रैक्टिस बाय रीडिंग एंड बाय फोकसिंग। ओके, है ना। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, ट्रिकी आंसर चॉइसेस होती हैं। अब यार मेरे पास ना यार ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी एंड लाइक आई हैव ट्राइड टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। Why do you think you get confused in last two choices? Why do you think that tricky choices are actually tricky? Okay, the reason why tricky choices are tricky is simply because of the fact कि उन दोनों ऑप्शंस के बीच में एक वोकैब के वर्ड का डिफरेंस है जो आप शायद कैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिंपल। ओके, मैंने कुछ ऐसा वोकैब का वर्ड डाल दिया जो एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से अलग करता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता उस वर्ड का मीनिंग, तो आप नहीं उसको डिकोड कर पा रहे। सेकेंड रीजन कुड बी दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज। ओके, अब क्योंकि तुम्हें पैसेज ही समझ में नहीं आया तो जो ऑप्शन है लास्ट में 2, उनके बीच में डिस्टिंक्शन आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके बीच में जो एक सटल डिफरेंस है वो तो आप तभी कैच कर सकते हो ना जब आपने उस पैसेज को उस लेवल पे समझा है। ठीक है, एंड जो आज का जो फिलोसफी का पैसेज है ना, उसमें मैं आपको यही चीज समझाऊंगा दैट इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द माइंडसेट ऑफ द ऑथर, you won't be able to make a difference when the options are inference based. Okay, उसकी आज हम बातचीत करेंगे। And sometimes you have philosophical and scientific jargon. Okay, scientific jargon, philosophical jargon, मैंने आपको एक टर्म दी existentialism, मैंने आपको एक टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यार ये सारे के सारे टर्म्स जार्गन्स है। सो अब क्या मुझे टर्म्स पता होने चाहिए? देखो, अगर आपको पता है थोड़े बहुत तो थोड़ा सा हेल्प होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो आपका एक मेंटल मैपिंग वाला प्रोसेस होता है जिसमें मैं किसी पैसेज को इमेजिन करता हूं, यार वो प्रोसेस नहीं चल सकता अगर आप कुछ भी नहीं जानते। ओके, सो दो अ लॉट ऑफ पीपल विल रिकमेंड, ओके, एंड दिस इज अ रिकमेंडेशन विच आई थिंक इज वेरी डेंजरस, कि रीडिंग के बिना भी आप जब एक्चुअल कैट में पैसेज को सॉल्व करोगे तो आपका माइंड उसे हैंडल कर पाएगा। वोकैब से क्या होता है, वोकैब तो कंटेक्चुअली आ जाती है। मेरा क्वेश्चन ना, देखो, किसी भी इंसान से एक है कि अगर आप ये कह रहे हो कि वहां पे जाके आप कंटेक्चुअली चीजों को निकाल लोगे, वोकैब से क्या होता है, वोकैब तो आप डिकोड कर लोगे। सो माय क्वेश्चन इज कि फिर ऐसा कैसे है कि यू जस्ट नीड 13-14 क्वेश्चंस टू क्रॉस द 99 परसेंटाइल बैरियर। इसका मतलब ऑब्वियसली उतना डिफिकल्टी लेवल तो कैट सेट कर ही रहा है ना कि लोग नहीं निकाल पा रहे कंटेक्स्ट से। ओके, बिकॉज कंटेक्स्ट से निकालना ये कॉमन सेंस है।
हर बच्चे को पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर एक सिचुएशन में एक वर्ड गिवन है और उस वर्ड की कंटेक्स्ट को रिलेट करके मैं उसका मीनिंग निकाल लूं, अरे भाई वो आपको पता है, वो कॉमन सेंस है। तो अगर वो नहीं निकाल पा रहा ना, तो इसका मतलब ऑप्शंस को इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे unless you know the meaning of the word or unless you know already something about whatever topic that is being discussed. Okay, because अगर ऐसा नहीं होता तो every person is playing on a level field, but we all know ऐसा नहीं है। some people consistently get 99 plus and some people struggle to get even 80. Okay, so वो सब जो चीजें हैं ना, उससे थोड़ा सा ना हमें लॉजिकली सोच के बाहर निकलना है, ठीक है। ओके, कि यार असलियत क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। ओके, मूविंग एट। सो व्हाट शुड बी द राइट वे टू सॉल्व आरसी। सबसे पहले तो यू हैव टू प्रीव्यू द आरसी। प्रीव्यू आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप ये जज करना चाहते हो कि ये जो आरसी है ये मेरे को किस लेवल तक सूट करता है। देयर कुड बी सम आरसीज दैट आर नॉट ऑफ योर लाइक फेवरेट एरिया। ओके, सो मोस्ट पॉसिबली जब आप प्रीव्यू करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस आरसी को तो मैं लास्ट में रखूंगा और मैं मैक्सिमम 4 में से 2 क्वेश्चंस करूंगा बिकॉज इसकी डेप्थ कुछ ज्यादा ही लग रही है और मेरे को तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। बट ऑब्वियसली मेरे को छोड़ना नहीं है, but I can keep it at third position and maybe I can do it partially. Okay, you have to make those important decisions. Identify the core idea. मुद्दे की बात क्या है। कोई भी बुक हो, कोई भी आपकी नॉन फिक्शन हो, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी डिस्कशन हो, उसमें कुछ ना कुछ एक मेन आइडिया होता है, ठीक है। बाकी की जो डिटेल्स है उस मेन आइडिया को सपोर्ट करती है। अगर आप उस मेन आइडिया को ही नहीं समझ पाए तो उन लाइक नॉन एसेंशियल डिटेल्स पे फोकस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। So how do you identify the main idea? You identify the main idea when you are able to capture the story. And how do you capture the story? When you are able to imagine whatever the author is saying and you are able to make that mental picture. Okay, mental mapping के ऊपर मैंने एक आरसी एक डिस्कशन किया है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो वीडियो। Okay, how do we go about mental mapping? But the point is that you should be able to connect with the content of the passage. You have to understand the author's tone. author का कैसा टोन है, क्या विचार है उसका, ठीक है। ऑथर इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा सरकास्टिक है, ऑथर इस टॉपिक को लेके सपोर्टिव है, ऑथर इस टॉपिक को लेके कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, कैसा फ्लेवर है। ओके, लुक फॉर कंट्रास्ट एंड कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स का देखो बेनिफिट पता है क्या होता है, दैट इट हेल्प्स यू टू जज द डायरेक्शन ऑफ द पैसेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स में सर्टेन कीवर्ड को बार बार आते हुए देखा तो आप समझ जाओगे कि ऑथर शायद ना इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली एम्फेसाइज करना चाह रहा है। Nowadays you have questions also in CAT where they give you a sequence of words, ठीक है, जो keywords होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पैसेज का जो मूवमेंट है फ्रॉम पैराग्राफ 1 टू द लास्ट पैराग्राफ उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स फीचर इन करेंगे, ठीक है। सो डू हैव अ लुक एट दैट। ओके, एंड यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस वेरी वेरी स्मार्टली। बहुत बार ऐसा होगा कि मेरे को ना आंसर डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, बट आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड बिकॉज आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, ओके, आई वुड बी एबल टू judge which option is the best one. Okay, so common RC mistakes and fixes, common चीजें, falling for close options। तो मैंने आपको बताया कि close options क्यों close होते हैं, या तो आपको पैसे समझ में ही नहीं आया पूरा, ठीक है। सो मे बी लाइक आपको 80% समझ में आ गया, बट वो जो ऑप्शन है ना वो उस लास्ट के 10% को रिक्वायर कर रहा है। मतलब मुझे 90% समझ में आता ना तो मैं उस ऑप्शन का डिस्टिंक्शन कर पाता, दैट कुड बी वन। Okay, second could be the option is closed because of vocabulary, ठीक है। तो मैंने वो एक मिसकंसेप्शन की बात की कि नहीं भाई वहां पे जाके कंटेक्स्ट देख के समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ होता है 40%, 50%, 60% केसेस में ऐसा होगा कि आप कंटेक्स्ट देख के चीजों को डिकोड कर लोगे, लेकिन कई बार नहीं भी होगा। अब जब नहीं होगा तो क्लोज ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना, ठीक है। टेकिंग टू लॉन्ग, बहुत बार हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एकदम से इन्वेस्ट कर देते हैं टाइम। नो, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू फर्स्ट स्किम द पैसेज, चेक द सूटेबिलिटी ऑफ द पैसेज, चेक योर कनेक्शन विद द पैसेज। कितना क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, मेरा कंफर्ट लेवल है क्या इस एरिया के साथ। ओके, अगर मैं उस एरिया को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूं, टुडे इफ यू गिव मी अ पैसेज लेट्स से ज्योग्राफी, आई वुडंट बी दैट कंफर्टेबल, सो मे बी आई कुड डिसाइड नॉट टू डू दैट पैसेज फुली। ओके, हो सकता है कि वो एरिया आपको थोड़ा सा आपकी चॉइस का हो। Okay, you can be more strategic in the way you pick up the questions. Fiction, आपके सॉरी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपने पहले पिक किए, ओके, आप एटलीस्ट उनको सही कर सकते हो, फिर इन्फ्रेंस बेस्ड पे आए। ओके, तो ये सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। ओके, एंड एक्सट्रीम ऑप्शंस, ऑब्वियसली एक्सट्रीम ऑप्शंस की मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, पहले भी मैंने काफी सारे सेशंस में एक्सट्रीम ऑप्शंस की बात की है। ओके, सो यू हैव ऑप्शंस लाइक ऑलवेज, नेवर, है ना, लाइक एब्सोल्युटली। ओके, ये सारे ऑप्शंस
इंडिकेट करते हैं कि ऑथर का बड़ा एक्सट्रीम टेक है। तो या तो पैसेज में ही उसका एक्सट्रीम टेक हो, और अगर उतना एक्सट्रीम टेक नहीं है तो दीज ऑप्शंस आर मोस्टली रॉन्ग, राइट? सो दैट इज वन। ओके, सो सिर्फ हम बातें नहीं करते, लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस इन द पैसेज। ओके, सो गाइस यू हैव अ फिलोसफी पैसेज। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक छोटा सा मैंने पैसेज लिया है सो दैट आई कैन explain exactly how do we solve the tough passages। ठीक है, so I want to show you the questions, so आप है ना इसको ट्राई कर भी सकते हो अपने लेवल पे। so this is the passage, okay, so this is the first question, this is the second question and this is the third question। okay, and it's a philosophy का passage, so obviously थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ेगा। I would say that it's not a very tough passage, it's like it's a sort of medium I would say, थोड़ा सा, लेकिन हाँ काफी एक आइडिया अपने को लग जाएगा कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो उस चीज का मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, है ना। ओके, सो लेट्स सी, द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट इन फिलोसफी। सो कंसेप्ट ऑफ फ्री विल फिलोसफी के अंदर एक बड़ा लंबा चलने वाला डिबेट है। अब यहाँ पे देखो फ्री विल वर्ड आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने कभी फ्री विल का नाम नहीं सुना, आपको नहीं पता कि फिलोसफी में फ्री विल का कंसेप्ट क्या होता है, तो आपका कनेक्शन क्या उस पैसेज के साथ उतना अच्छा बनेगा जितना कि उस बच्चे का बनेगा जिसने फ्री विल टर्म सुना हुआ है, या जिसको ये पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटर्मिनिज्म। ओके, जिसको ये पता है कि डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बीच में जो डिबेट चलती है वो डिबेट क्या होती है ना। सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एडवांटेज रीडिंग की वजह से आपको मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, coming to the first line, the concept of free will has been a long standing debate in philosophy, often juxtaposed with determinism। so free will का कंसेप्ट ना बड़ा डिबेटेबल कंसेप्ट है फिलोसफी में, और इसको डिटर्मिनिज्म के साथ जक्स्टापोज किया जाता है, मतलब उसको आजू बाजू रख के कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है ना। व्हेन यू जक्स्टापोजिशन टू थिंग्स, यू कीप देम साइड बाय साइड एंड यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंपैरिजंस। जैसे कि वीएलसीसी के जो एड्स आते थे पहले, आपने देखा होगा कि भाई एक गंजा आदमी और एक बाल वाला आदमी है, ठीक है, तो उन दोनों को जक्स्टा पोजिशन कर दिया कि देखो हमारा ट्रीटमेंट कितना अच्छा काम किया, ठीक है ना। सो लाइक पीपल कैन सी, ओके, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ फ्री विल के ऊपर बहुत डिबेट चलती है, इसको डिटर्मिनिज्म के साथ कंपेयर किया जाता है। सम आर्ग्यू दैट ह्यूमन एक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रायर कॉजेज मेकिंग फ्री विल एन इल्यूजन। सो अगर यार मैं ये मान के चलूं कि ह्यूमन एक्शन जो होता है वो किसी प्रायर कॉज की वजह से होता है, तो फिर फ्री विल एक इल्यूजन होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो स्टडीज को अफोर्ड कर पाए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास उतना मनी होता ही नहीं है कि वो सर्वाइवल के ऊपर उठ पाए, ठीक है ना। लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक बेसिकली वर्किंग एज लेबरर्स फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं पे आपको नहीं लगता कि भी उनके लाइफ का एक जो एस्पेक्ट है वो तो पहले से ही डिटरमिन हो गया, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे, है ना। बिकॉज उनके केस में whatever situations they had, it has already determined their fate, ठीक है। एक सोचने का तरीका है, ठीक है। This deterministic view championed by philosophers like Spinoza and Hobbes suggests that human choices are merely effects of preceding events। तो भाई पहले के इवेंट्स अगर गड़बड़ हो गए तो आने वाले जो चॉइसेस हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगी, और प्रीसीडिंग इवेंट्स के बेसिस पे आप आगे की चॉइसेस डिसाइड करते हो। ओके, एंड दीज आर गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज। ओके, सो आई कैन सी कि इस चीज का ना एक लॉजिकल सेंस तो बनता है कि मेरे पहले जो मेरा बैकग्राउंड था या जो जिस तरह के इवेंट्स हुए उसके बेसिस पे मेरे आने वाले चॉइसेस डिपेंड करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मेरे हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रीसीडिंग एक्शन के हिसाब से ही मैं आगे वाला डिसीजन लूंगा, है ना, ठीक है। सो मेक सेंस। ओके, सो नाउ दिस वाज the viewpoint of Spinoza and Hobbes. Okay. On the other hand, compatibilists like David Hume, okay, propose that free will and determinism can coexist। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, उनको नाम दिया हमने compatibilist, मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि compatible है फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, तो ये दोनों coexist कर सकते हैं, मतलब डिटर्मिनिज्म भी चल सकती है और फ्री विल भी चल सकती है। They argue that as long as individuals act according to their desires without external coercion, the actions can still be considered free even if those desires are shaped by prior events। So जहां तक आपके एक्शंस आपकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग होते हैं और आपको कोई आगे से मजबूर नहीं करता, तो आपके एक्शंस को फ्री कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब अगर आप बिना किसी के दबाव के आप अपना एक्शन खुद कर पाते हो, ठीक है, एंड लाइक यू आर नॉट बीइंग फोर्स्ड बेसिकली, तो
प्रायर इवेंट का अगर उस पर इवेंट पे असर आ भी जाए तो भी जो आपके कंपैटिबलिस्ट हैं लाइक डेविड ह्यूम वो कहते हैं कि नहीं, ये फिर भी फ्री विल ही माना जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैंने आपको मजबूर नहीं किया, ठीक है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट अ पुअर पर्सन, ठीक है, तो जो एक लेबरर की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स भले ही पुअर रहे हों, उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बचपन में वो पढ़ नहीं पाया, तो अब उसको कोई जॉब नहीं दे रहा, अब वो सिर्फ एक लेबरर से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ओके, तो ऑथर ये कहता है कि अगर उसके प्रायर इवेंट्स उसके सपोर्ट में नहीं भी है तो भी वो जो काम कर रहा है ना वो उसका फ्री विल ही माना जाएगा, एज लॉन्ग एज कि उसको कोई मजबूर नहीं करे। ठीक है, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को थोड़ा सा ये वाला जो एक्शन, ये जो स्टेटमेंट है उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, बट ये डेविड ह्यूम का सोचना है कि प्रायर इवेंट्स अगर अफेक्ट करते भी हैं तो भी मैं तो उसको फ्री विल ही बोलूंगा। ठीक है, तो अब तो यार ये फ्री विल को मैं कैसे देखता हूं, इस चीज को लेके भी लोगों के नजरिए अलग अलग है। ठीक है ना? However, libertarians reject determinism entirely. So यार अभी तीसरी कैटेगरी आ गई, ओके, लिबर्टेरियंस की। ओके, ये बोल रहे हैं कि डिटर्मिनिज्म तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसको हटाओ। ठीक है, asserting that free will is fundamental to moral responsibility and free will is something that makes you morally responsible and it's important for moral responsibility. ओके, सो लिबर्टेरियंस जो है वो डिटर्मिनिज्म को पूरा ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो तीन कैटेगरीज मुझे दिख गई। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी थी डिटर्मिनिस्ट की, ठीक है, सेकंड कैटेगरी थी कंपैटिबलिस्ट की, जो कहते हैं कि डिटर्मिनिज्म और फ्री विल साथ में चल सकते हैं, और लिबर्टेरियंस कहते हैं कि भाई फ्री विल ही है, बाकी डिटर्मिनिज्म का तो कोई खासा लेना देना है ही नहीं। ओके, सो आई कैन सी दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस आइडिया ऑफ फ्री विल कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लास्ट पैरा पे आते हैं, द डिफिकल्टी लाइज इन डिफाइनिंग व्हाट फ्रीडम ट्रूली मीन्स। ओके, अब देखो यार, अब एक नया एंगल आ गया। अब ये एंगल आ गया कि फ्रीडम खुद क्या है। Is it the absence of external constraints, the ability to do otherwise, or something more metaphysical? Metaphysical means something that science cannot explain. अब फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, उसी चीज को लेकर डिबेट होने लग गया। ऑथर कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं। ओके, तो व्हाट इज फ्रीडम? इज इट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट? अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें फ्री मानूं क्या? ठीक है, भले ही तुम्हारे पास्ट के जो इवेंट्स है वो इस तरीके के हों कि तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची। ओके, हो सकता है ना, ओके, कि भाई पास्ट के इवेंट्स कुछ इस तरीके के हैं कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। ओके, सो लेट्स से इन द ओल्डन टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव पेरेंट्स हु हैव टेकन बिग लोन्स, तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती थी, उनको लोन चुकाना पड़ता था, है ना, लाइक, एंड दे वुड एक्ट लाइक दे वुड लिव देयर एंटायर लाइफ एज बॉन्डेड लेबर। ओके, तो है ना, खैर बाद में वो फिर अबॉलिश वगैरह हुआ। ओके, तो पास्ट इवेंट्स में उनके ऊपर चॉइस की लिमिटेशन आ गई। तो मीनिंग क्या है फ्रीडम का? इज इट द एब्सेंस जस्ट ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और द एबिलिटी टू डू अदरवाइज, और इज इट समथिंग मोर मेटाफिजिकल? तो फ्रीडम क्या कोई मेटाफिजिकल आइडिया भी हो सकता है क्या कि साइंस इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती? ठीक है, सो इज इट समथिंग दैट्स बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस? सो वी डोंट हैव एनी आंसर टू दैट। ओके, एटलीस्ट ऑथर तो यही मानता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इफ ह्यूमन डिसीजंस आर डिक्टेटेड बाय न्यूरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, can they still be considered as free? Now this is again an interesting angle. मैं आपसे कहूं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपका थिंकिंग है जिसकी वजह से आपकी फ्री विल आती है, तो वो भी तो एक न्यूरल प्रोसेस है। आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो डिक्टेट कर रही है कि आप क्या सोचते हो। तो even you as an individual are taking orders from psychological processes and your neural networks and whatever. तो वो भी फ्री कहाँ हुआ? ठीक है, ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली दिस इज डिबेटेबल, ओके, बिकॉज वी कैन से कि भाई हो सकता है कि आपके न्यूरॉन्स उस यस आपका जो माइंड है उस चीज को डिसाइड कर रहा है, बट माइंड भी तो आपका ही पार्ट है, एंड दोस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हाँ, मेरे हिसाब से ये लॉजिक अच्छा नहीं है, लेकिन ऑथर तो यही बोल रहा है कि अगर कोई चीज आपका न्यूरल नेटवर्क डिसाइड कर रहा है या आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो माइंड में चलते होंगे वो डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर वो फ्री विल मानी जाएगी नहीं मानी जाए। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना, इससे पता है क्या, एक नया पर्सपेक्टिव आपको दिखाने की कोशिश हो रही है, और पर्सपेक्टिव ये है कि फ्री विल का कंसेप्ट में फ्री क्या है वो भी अपने आप में एक बड़ा डिबेटेबल और एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया है। The debate remains unsolved, revealing a fundamental paradox at the heart of human agency. और ये डिबेट ना अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि
अभी भी ये पैराडॉक्स जो है ह्यूमन एजेंसी में वो चल ही रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज स्टिल गोइंग ऑन, ओके। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। अब देखो, जितना मैं समझ पाया इस पैसेज की, अगर अपन बात करें, ऑप्शन अपन थोड़ा देर में देखेंगे। Whatever I can understand is कि author has tried to look at the idea of free will through different angles, through different perspectives, और फ्री विल या फ्रीडम को लेके ना कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है जो सब लोग मानते हैं। इवन द टर्म फ्री विल ऑल्सो, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय फ्री, द टर्म फ्री इटसेल्फ इज डिबेटेबल, ठीक है। तो यू आर लुकिंग एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज related to the idea of freedom, free will, etc. Okay. Options. Advocate compatibilism as the best explanation. देखो एक्सट्रीम हो गया, तो ये चीज तो मुझे समझ में आ ही रही थी कि ऐसा नहीं है कि कंपैटिबिलिज्म को आपने सबसे बेस्ट बता दिया है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लस बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज एक्सट्रीम, ओके। सो बेस्ट का मतलब कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली इट्स गॉन। आर्ग्यू दैट डिटर्मिनिज्म नेगेट्स फ्री विल। देखो, डिटर्मिनिज्म अगर मैं 100% मानता हूं तो फ्री विल को नेगेट करेगी, लेकिन ऑथर यहां पे ना इस आइडिया को सपोर्ट करने नहीं बैठा कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, डिटर्मिनिज्म उसको नेगेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑथर फिर एक बायस लेके चलता, ठीक है, कि भाई मैं तो ये प्रूव करने वाला हूं कि डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी ही सही है, फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, आर्ग्यू दैट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन फ्री विल इज सब्जेक्टिव। एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि अलग अलग लोग उस चीज के ऊपर अलग अलग ओपिनियंस रखेंगे और हर इंसान उसको एक अलग तरीके से सोचेगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है। पीपल वुड हैव सब्जेक्टिव ओपिनियंस, दैट मींस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेक्स। परफेक्ट। इतने सारे फिलोसफर्स की आपने बात की, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ। प्रूव दैट फ्री विल इज एसेंशियल फॉर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फ्री विल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एसेंशियल है, ये साबित करना हमारे पैसेज का पर्पस नहीं था। ओके, the mention of neural and psychological processes in the last sentence suggests that the author is. So neural and psychological processes की यार बात इसने क्यों की है? न्यूरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस वाली एंगल को एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्यों बात की होगी। सो एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, न्यूरल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करके ना ऑथर ने एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की है पैसेज के अंदर। और डायमेंशन ये है कि व्हेन यू से दैट free will is something that exists or determinism is something that's more prominent, तो पहले ये तो डिफाइन कर लें कि फ्री विल क्या है। अब फ्री विल में जब फ्री का ही नहीं पता तो फिर हम कैसे इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑथर ने जब यहाँ पे ये बोला ना कि भाई न्यूरल प्रोसेसेस वाले डिसीजंस को हम क्या फ्री बोले, तो ऑथर आपको ये समझाना चाह रहा है कि फ्री या फ्री विल का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जितना ऊपर से दिखता है ना उतना आसान नहीं है। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन इट लुक्स, ओके, बिकॉज द टर्म फ्री इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज डिबेटेबल। सो द क्वेश्चन वेदर यू हैव फ्री विल और नॉट is something that is more complex than you initially thought, because the term free itself is difficult to define, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं। ओके, सपोर्ट्स द डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट। क्या न्यूरल नेटवर्क्स की बात करके या आपके माइंड में जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते हैं उनकी बात करके आप डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट को सपोर्ट करना चाह रहे हो, या आप ये दिखाना चाह रहे हो कि सवाल जो है वो उतना इजी नहीं है जितना आपने सोचा था। इवन फ्री वर्ड का मीनिंग डिबेटेबल है, कई लोगों का मानना उस चीज को लेके अलग अलग होगा। तो डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया गया। इट्स नॉट लाइक कि प्रायर इवेंट से डिसाइड कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट फ्री विल। देखो, फ्री विल को मैं गलत प्रूव नहीं करना चाह रहा। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि न्यूरल नेटवर्क्स या न्यूरल या साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करके कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करता और साइंस उसको डिसअप्रूव कर रही है। नहीं, मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रहा हूं कि फ्री विल में जो फ्री वर्ड है ना, वो ही जब डिबेटेबल है तो फ्री विल के क्वेश्चन को जितना अपन ने आसान समझा उतना आसान क्वेश्चन है नहीं। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि साइंटिफिक एविडेंस से फ्री विल को मैंने नेगेट कर दिया, ठीक है, अगेंस्ट, क्योंकि आई एम गिविंग एविडेंस अगेंस्ट फ्री विल, तो फिर तो इन दैट केस ऐसा हो गया कि आपने न्यूरल प्रोसेसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को ही प्राइमरी बना दिया, ओके, क्योंकि हर चीज फिर वहीं से आ रही है। ओके, डिटर्मिनिज्म भी छोड़ो, प्रायर इवेंट्स भी छोड़ो, इट्स जस्ट दैट व्हाटएवर योर ब्रेन एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेइंग यू विल डू दैट। तो क्या ये मुद्दा था कि हम ये प्रूव कर दें कि भाई वो सबसे ऊपर है और फ्री विल जो है वो उससे नेगेट हो जाती है?
ठीक है ना, या ये साइंटिफिक एविडेंस प्रूव करता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं. Suggest free will may be more complex than traditionally believed. Absolutely. You're just trying to explain the element कि भाई जितना आप सोचते हो उतना सिंपल भी नहीं है. Argues that neural processes negate the previous ideas of free will. Okay. अगेन वही चीज यार, नेगेट थोड़ी कर रहे हो, नेगेट बड़ा स्ट्रॉन्ग काम हो जाएगा. नेगेट का मतलब पुराने वाले सारे आइडियाज फ्री विल के गलत है, सिर्फ न्यूरल वाले जो हैं वही सही हैं. ओके, न्यूरल प्रोसेसेस ने पुराने वाले आइडियाज को गलत साबित कर दिया. नो. ओके, ऑब्वियसली द आंसर हैज टू बी सी ऑप्शन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वीकन्स द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म. अब अगर मुझे डिटर्मिनिज्म के आइडिया को वीक करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि चीजें पहले से डिटरमाइंड होती हैं. ऐसा नहीं है कि पुराने इवेंट्स आपके भविष्य को हमेशा डिसाइड करेंगे. आपको बेसिकली डिटर्मिनिज्म को अगर क्वेश्चन करना है ना तो आपको डीलिंक करना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को या किसी भी फ्री इवेंट को फ्रॉम दी प्रायर इवेंट्स. बिकॉज डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट यही है कि प्रायर इवेंट्स जो हैं वो हमेशा फ्यूचर को डिक्टेट करेंगे. ओके, सो हाउ डू यू वीकन द आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म? लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. Evidence showing that the link between event and its antecedent is conjectural. Okay, now guys look at this option. अब यहाँ पे ना ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है और ये पोटेंशियल आंसर भी है. मैं रीजन बताता हूँ क्यों. क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा एविडेंस ला देता हूँ कि जिससे इवेंट और उसके एंटीसीडेंट का कनेक्शन नहीं है, या उनका जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक अंदाज है, एक गेस है, एक एजुकेटेड टेक है, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि उस चीज को लेके ना कभी भी 100% श्योरिटी नहीं आ सकती. ओके, नाउ यू में आस्क कि सर ये ऑप्शन क्यों इतना स्ट्रांग है, क्यों इतना अच्छा है. तो देखो सीधी सी बात है, डिटर्मिनिज्म के कंटेक्स्ट में ऑथर ने यही बोला था कि प्रायर इवेंट्स जो है वो फ्यूचर के इवेंट्स को डिक्टेट करते हैं. तो ये ऑप्शन ये प्रूव कर रहा है कि ऐसा सोचना या जो लिंक जो हमें मिले होंगे पहले, ठीक है, वो सिर्फ एक गेस वर्क है. यानी कि इवेंट और उसके एंटीसीडेंट, मतलब कि प्रायर इवेंट, एंटीसीडेंट मीन समथिंग दैट हैज कम बिफोर इट, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ एक अंदाज है, सिर्फ एक कंजेक्चर है. ठीक है, मतलब आप किसी चीज के बारे में एजुकेटेड गेस लगाते हो, दैट इज कंजेक्चर. ओके, विच मीन्स इट्स नॉट 100% श्योर. ओके, सो इट्स वीकनिंग. नेक्स्ट देखते हैं. अ स्टडी शोइंग कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल फैक्टर्स. ठीक है, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स हो, लेकिन डिटर्मिनिज्म का जो आइडिया है पास्ट इवेंट्स का, वो वीकन कहाँ होता है? हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स हो, उनमें से मैक्सिमम फैक्टर्स आपके पास्ट इवेंट से रिलेटेड हो, फिर क्या करोगे? ओके, तो ये तो वीकन नहीं कर रहा ना, ये तो बेसिकली एक न्यूट्रल टाइप का ऑप्शन है. इट्स डूइंग नथिंग. ओके, आगे चलते हैं. द फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज मेक्स पीपल डू थिंग्स अ सर्टेन वे. नाउ इवन इफ यू गिव अ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लोग एक काम को सर्टेन तरीके से ही करते हैं, तो इससे मेरा डिटर्मिनिज्म का आइडिया वीक नहीं हो रहा. बिकॉज हो सकता है कि वो जो सर्टेन वे है उसके ऊपर पास्ट इवेंट्स का इन्फ्लुएंस हो. ओके, अब अगर पास्ट इवेंट्स का इन्फ्लुएंस है तो फिर वो उसको भले ही एक तरीके से करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि डिटर्मिनिज्म के आइडिया को वीकन करने के लिए तो मुझे उसके पास्ट इवेंट के कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? और फर्स्ट ऑप्शन वही कर रहा था, क्योंकि उसने बोला कि एंटीसीडेंट के साथ में जो कनेक्शन है इवेंट का वो एक अंदाज है, एक गेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, लास्ट पे आते हैं. अ क्लेम. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि इट्स जस्ट अ क्लेम, विच मीन्स कि इसकी श्योरिटी का लेवल ना इससे कम होगा, बिकॉज दिस इज एन एविडेंस और ये क्लेम है. क्लेम का मतलब क्या हुआ? आपने कोई भी चीज क्लेम कर दी. तो द वेरी फैक्ट दैट यू कंपेयर अ क्लेम विद एन एविडेंस, ओके, वन इज एविडेंस हैज अ स्ट्रॉन्गर वेट एज कंपेयर टू समथिंग दैट इज ओनली बीइंग क्लेम्ड. ठीक है, अब क्लेम क्या है, चलो खैर पढ़ लेते हैं. क्लेम दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ अ इवेंट बेस्ड ऑन द पास्ट. अब ये बड़ा स्मार्टली बिल्ट ऑप्शन है, बिकॉज कह ये यही रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इवेंट्स को उसके पास्ट के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर दो. ऐसा नहीं है कि आप किसी इवेंट को उसके पास्ट के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर दो, विच इज इन सिंक विद द आइडिया ऑफ फ्री विल, बिकॉज डिटर्मिनिज्म के फिलॉसफी को वीक कर रहा है, क्योंकि पास्ट को और पास्ट इवेंट को और करंट इवेंट के कनेक्शन को ये ब्रेक कर रहा है. नाउ बट स्टिल इफ यू सी, A option would still be the right answer for a very simple reason that this is just a claim. That means कि इसका जो वीकनिंग इफेक्ट है वो उतना नहीं होगा जितना कि एक एविडेंस का होगा, क्योंकि एविडेंस जो है, एविडेंस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि आपने कोई ऐसा डेटा पॉइंट, कोई ऐसा फैक्ट प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से वो चीज साबित हो पा रही है. ठीक है, ओके, तो सो ये तो क्लेम ही है. और क्लेम क्या है कि भाई ऐसा प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है.
ठीक है, तो अब प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कनेक्शन नहीं हो सकता है कनेक्शन हो, और तुम तो क्लेम कर रहे हो, तुम्हारे क्लेम का भी क्या पता, है ना, जबकि ये एविडेंस है। ओके, सो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज द आंसर. So before we wind up, guys, okay, so this is the current batch that is running. Okay, you can consider this batch. Okay, अच्छा, इन batches को start हुए थोड़ा time हो गया, ठीक है, but you can always look up those batches. This was the previous batch. Okay, again this was the batch that started some time back, ठीक है, and this is the batch that is specifically for VARC. So आप में से जो बच्चे हैं जो specifically मेरे से VARC पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो. इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल बैच आई वुड से. ओके, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है. तो इफ यू थिंक यू वांट टू जस्ट प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी, okay, and you don't want to consider the previous batches, okay, this is also one of the good choice that you can take. Okay, बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूँ, ठीक है, in one of the live sessions. Okay, so I want people to be a part of that live session, ठीक है. उसके ऊपर उस live session में अभी तक का जो हमारा प्लान है, we are going to discuss the grammar and vocabulary based questions. Okay, so बड़े interesting से questions मैं कुछ लूँगा, grammar based and vocab based. Okay, which I think most of you will definitely enjoy. ऐसे questions जो आपके exam preparation में आपको help करेंगे and that will give you boost to the preparation that you're already doing. So that live is planned on Wednesday. Okay, this upcoming Wednesday. Okay, and the time that I've planned as of now is around 5:30. Okay, so exact timing को देख लेंगे, but जो मेरा अभी का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग, okay, 5:30 PM पे I've planned. Okay, and Wednesday, so that's 9th April. Obviously you'll get the link on the Telegram channel, and I believe all of you are already there on the Telegram channel of YouTube part of MBA Pathshala. Okay, so तब हम लोग एक बार करेंगे मुलाकात. Okay, that's it guys for today. I hope you enjoyed the session. अगर आपको सेशन में मजा आया तो do like the session. Okay, you can always share your feedback. Okay, see you in the next session. Bye bye. Take care.